देखिए हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तो कांस्ययुगीन का मतलब होता है उस समय कांसा जो मेटल होता है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता था, तो इसे कहते हैं कांस्ययुगीन। दूसरा शब्द है नगरीय, यानी कि ऐसी सभ्यता जो नगर के जो भी मानक होते हैं, जो शहर के मानक होते हैं उसको पालन करता हो। आगे तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो तांबा होता है ये मजबूत होता है लेकिन इससे भी ज्यादा मजबूत होता है कांसा। ठीक है, तो कांसे के औजार का उपयोग किया जाता था, लेखन कला का ज्ञान था इन्हें, और शहर नगर या शहरों में रहने वाले को रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। यानी कि लोग ज्यादातर शहर या नगरों में रहते थे तो माना जाता था कि हम मोर सिविलाइज्ड है। तो ये हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। नामकरण कैसे हुआ, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नामकरण कैसे हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इस नाम से भी जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ठीक है, तो पहली बार जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा है और ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, आमरी है, कोटदीजी है, अलीमुराद है, आदि सभी सिंधु घाटी के तट पर स्थित है। अतः पुरातत्वविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी के बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी में, यमुना घाटी में, गोदावरी घाटी में आदि जगह पे भी पाए गए। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल करके आ रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ रहा है कि जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब खोजे गए जो स्थल खोजे गए थे तो ये सभी सिंधु नदी के किनारे थे, तो जिसकी वजह से इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे भी सभ्यताएं हैं, कुछ ऐसे भी हमको अवशेष मिले हैं जो कि सिंधु नदी के घाटी से बाहर, वो सरस्वती नदी के किनारे हैं या यमुना नदी के किनारे हैं, गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो ऐसे में अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ये एक स्थल विशेष की ओर इंडिकेट करता है, यानी कि ये इंगित करता है सिंधु सभ्यता की तरफ में। तो अगर देखा जाए तो यह अनुपयुक्त हो गया, यानी कि अब यह अनुचित सा लगने लगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंधु नदी के पास का नहीं था, आसपास में जैसे सरस्वती नदी थी, यमुना नदी थी, गोदावरी थी, इनके किनारे भी सभ्यता के अवशेष पाए जा रहे थे। तो इसीलिए जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इस सभ्यता का जो नाम था वो हड़प्पा, यानी कि जो सबसे पहले सभ्यता स्थल खोजा गया था, पूरा स्थल, उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, जो कि ये थोड़ा सा ज्यादा सुसंगत लगता है क्योंकि इतिहास की परंपरा का यह पालन करता है। और यह नाम इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी जो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सभ्यताएं थी, जो भी अवशेष हमको प्राप्त हुए, सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। लेकिन जब बाद में अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया कि नहीं, अलग अलग जो नदी घाटी है जैसे गोदावरी हो गई या फिर सरस्वती नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, उनके किनारे भी सभ्यताएं पाई जा रही, तो ये लगने लगा कि नहीं भाई, सिर्फ हम सिंधु घाटी सभ्यता रखते हैं तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि सिंधु के आसपास की बस्तियों को ही या नगरों को ही इंगित करता है, तो इसीलिए इसका नाम बदल करके हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब इसका सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार देख लेते हैं, यानी कि कहां से कहां तक में ये फैला हुआ है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन के आ जाता है जो अंडरलाइन हुआ है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में इसका विस्तार क्षेत्र है। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं और इसका विस्तार पश्चिम में, यानी कि पश्चिम एरिया की बात करें तो सुत कांगीडोर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, वहां से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, ये पूरब से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। उत्तर में मांडा, मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र तक लगभग 1400 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में है, यह हुआ है। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध एवं बलूचिस्तान प्रांत में तथा अफगानिस्तान में भी इसके कुछ क्षेत्र के अवशेष प्राप्त हुए। अब सर्वाधिक जो पुरास्थल है वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं और इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सबसे ज्यादा पुरास्थल पाए गए हैं वो सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं, और यदि किसी एक प्रांत की बात की जाए, किसी खास प्रांत की, तो सबसे ज्यादा जो पुरास्थल या इस टाइम के जो प्राचीन स्थल वर्तमान में देखने को मिलते हैं तो वो गुजरात में देखने को मिलते हैं। और यही गुजरात में ही इस सभ्यता का 1300 किलोमीटर का सबसे लंबा समुद्री तट भी देखने को मिलता है।
अब इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, भौगोलिक स्थिति एवं वहां से प्राप्त वस्तुएं। तो सबसे पहला जो स्थल आता है और सबसे पहले खोजा भी गया था हड़प्पा, और वर्तमान में बात की जाए तो ये पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब और मांटोगोमरी, जिसे कि साहिवाल के नाम से भी जाना जाता है, ये इस क्षेत्र में है। यह रावी नदी के तट पे पाया गया और खोज का जो वर्ष था वो 1921 था। इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स जी थे। और यहाँ से जो चीजें पाई गई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था श्रमिक आवास, यानी कि जो लेबर होते हैं, जो लोग काम करते थे, उनके रहने का घर। वृत्ताकार चबूतरे, वृत्ताकार का मतलब होता है कि गोल टाइप में, यहाँ पे चबूतरे बैठने के लिए देखने को मिलते हैं। 16 भट्टियां पाई गई और खंडों में अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अनाज को रखते हैं, जैसे हम लोग गेहूं या चावल को स्टोर करके रखते हैं, सेम एज वहाँ पे देखा जाता है। तो खंड में, खंड का मतलब कि छोटे छोटे एरियाज में, जैसे हम लोग एक कमरा दो कमरा बना लिए तो अलग अलग कमरे में रखते हैं, सेम ऐसे ही। सोने का बना हार, प्रसाधन बॉक्स, प्रसाधन बॉक्स का मतलब ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेकअप की किट, और पाउडर, काजल की डिबिया, गधे का प्रमाण, गधा यानी कि जो जानवर है उसका भी प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलता है। और तांबे से बना पैमाना, पैमाना यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि तराजू, नापने के लिए हम लोग तराजू ये स्केल का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे तांबे का पैमाना देखने को मिलता है। और हृदयाकार मन का आदि, हृदयाकार का मतलब कि दिल के आकार का, जिसे कहते हैं हृदयाकार, उस तरीके का मन का यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे इतनी चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। अगला जो पूरा स्थल है वो है मोहन जोदड़ो, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का मतलब कि जो लोग मर गए और एक ही जगह पे उनको ले जाकर के डाल दिया गया, तो इसी तरीके से देखा गया कि हाँ, मृतकों का टीला या कब्रिस्तान के नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे कब्रिस्तान होता है वो इसी तरीके से मोहन जोदड़ो भी है। और इसकी जो स्थिति है वो पाकिस्तान का सिंध और लड़काना एरिया है, और ये सिंधु नदी के किनारे है। और 1922 में इसे खोजा गया, राखल दास बनर्जी जी ने खोजा, और जिसका कि उत्खनन कार्य मार्शल जी के द्वारा कराया गया। यहाँ पे विशाल स्नानागार देखने को मिला, विशाल अन्नागार यानी कि अनाज भंडार गृह, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र, जिसे आदि शिव या पशुपति के नाम से जाना जाता है। अगला पूरा स्थल है चन्हूदड़ो, ये भी पाकिस्तान के सिंध और नवाबशाह एरिया में पाया गया या खोजा गया, और ये सिंधु नदी के किनारे था। और इसकी खोज हुई सन 1934 में, और NG मजूमदार साहब ने इसकी खोज कराया और इसका उत्खनन का कार्य कराया। यहाँ पे गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, गुड़िया मनका का मतलब कि जो छोटे छोटे मोती होते हैं धागे में पिरोए जाते हैं, उसे गुड़िया कहा जाता है। लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, वक्रा यानी कि जो टेढ़ी टेढ़ी ईंटें होती हैं वो, ठीक है। और एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलती हैं। अगला पूरा स्थल है रोपड़, और ये आधुनिक रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रोपड़ ये भारत में पंजाब के क्षेत्र में पाया गया, रोपड़ जिला भी है वहाँ पे, और ये सतलज नदी के किनारे है। और ये 1950 में खोजा गया, लेकिन इसका उत्खनन जो किया गया वो 1953 में किया गया। और 1950 में जब खोजा गया तो उसको बीबी लाल जी ने खोजा था, और अग्रत शर्मा ने इसका उत्खनन कराया था। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली वो थी मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। मानव के साथ में यानी कि जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ में एक कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। अगला पूरा स्थल है बनावली, और ये बनावली भारत के हरियाणा या हिसार क्षेत्र में है, और ये सरस्वती नदी के किनारे है। और 1973 में ये खोजा गया, और इसके खोजकर्ता थे RS बीस्ट जी। और ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक मकान में वॉश बेसिन का प्रमाण, वॉश बेसिन का मतलब कि जैसे अभी तो इसको समझ लेते हैं कि हाँ, हाथ धुलने के लिए जो लगाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से। खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। और अगला पूरा स्थल था राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी भारत में हरियाणा और जींद वाले क्षेत्र में ये स्थित है। और इसमें किसी नदी के किनारे ये क्षेत्र नहीं है। सन 1969 में सूरज भान एवं भगवान दास जी ने इसे खोजा और इसका उत्खनन कराया, और ये अभी तक में भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पुरा स्थल है। अगला पूरा स्थल है कालीबंगा, और कालीबंगा भारत में राजस्थान और गंगानगर क्षेत्र के आसपास में ये इसका जो एरिया है फैला हुआ है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में खोजा गया था, और इसका उत्खनन जो वर्ष है वो 1961, यानी कि 1961 से इसमें उत्खनन कराया गया। और इसमें उत्खननकर्ता जो थे अमलानंद घोष जी थे, और बीबी लाल जी एवं BK थापर जी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है वो है हल से जुते हुए खेतों के निशान, एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य, यानी कि एक ही साथ में गेहूं या चावल इस तरीके से एक ही साथ में उगाने का साक्ष्य देखने को मिलता है। अलंकृत, अलंकृत का मतलब होता है सजाई हुई ईंटें, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी कुछ ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पे डेकोरेट करते हैं, तो इसी यहाँ पे ये जो ईंट मिलती है वो ईंट डेकोरेटेड होती है, अलंकृत होती है। मिट्टी का बड़ा पैमाना, यानी कि किसी चीज को नापने के लिए बनाया गया होगा। और अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं का मतलब कि वही हवन कुंड जैसा होता है, वो अग्निवेदिकाएं कही जाती है।
अगला पूरा स्थल है लोथल। और ये लोथल जो ये भारत के गुजरात अहमदाबाद क्षेत्र में है और ये भगवान नदी के किनारे है। और 1954 में इसे खोजा गया। एस आर राव साहब ने इसका उत्खनन कराया। और यहाँ पे प्रमुख चीजें जो देखने को मिलती हैं वो नगार है, यानी कि ग्रेनरी, और गुड़िया मनका बनाने का कारखाना, रंगाई कुंड। रंगाई कुंड का मतलब कि जैसे कपड़ों में या किसी चीज में रंग करना है, कलर करना है, तो उसके लिए एक गड्ढा के जैसा बना दिया जाता था, नाद के जैसा, और उसी में कलर को घोला जाता था, कपड़े वगैरह वहीं पे रंगे जाते थे, रंगाई कुंड कहा गया। ठीक है। गोदीबाड़ा या डक यार्ड, अब इसी को हम लोग आज के टाइम पे क्या करते हैं, गोदीबाड़ा, यही जो हम लोग पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह, वो गोदीबाड़ा या डक यार्ड कहा जाता है। हाथी दांत से निर्मित पैमाना, अग्निवेदिकाएं, पत्थर पर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, और गोरिल्ला की मृण मूर्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस पुरास्थल से चीजें देखने को मिलती हैं। और अगला जो यहाँ का फेमस प्लेस है वो है धौलावीरा। ये भारत में गुजरात और कच्छ वाले एरिया में है। और यहाँ पे ये मानहर एवं मानसर नदी के किनारे स्थित है। और 1667 में ये देखा गया, उत्खनन का वर्ष 1690 रहा। 1667 में जब ये खोजा गया तो इसे जेपी जोशी जी ने खोजा था, और उत्खनन कार्य जब 1990 में किया गया तो इस आर एस बिष्ट साहब की देखरेख में किया गया। यहाँ पे जलाशय यानी कि तालाब का प्रमाण देखने को मिलता है, सोने की अंगूठी है, सूचना पट्ट का प्रमाण यानी कि जैसे हम लोग नोटिस बोर्ड कहते हैं, और स्टेडियम, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ खास खास इंपॉर्टेंट जो शहर थे वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई हमने कवर कर ली। अभी देखते हैं नगर नियोजन में समान विशेषताएं क्या रही। तो जो सिंधु सभ्यता के नगर थे वो विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर, यानी कि अगर उस टाइम पीरियड में देखा जाए तो अपने आप में उस टाइम में ये सबसे ज्यादा सुनियोजित सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया शहर था। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो संपूर्ण नगर था किसी संस्था के निर्देशानुसार बनाए गए थे। अभी ये संस्था वहां पे थी, यानी कि जैसे अभी क्या है कि हर एक सिटी में एक सिटी प्लानर होता है, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। उसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के देखरेख में शहर में नए घरों का निर्माण या कुछ नया निर्माण होने वाला होता है, तो उसकी देखरेख में उसके अंडर में होता है। तो ऐसा ही लगता है कि उस टाइम पे भी किसी संस्था के निर्देश में बनवाए गए थे, पर पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है कि क्या किसी संस्था के निर्माण से या फिर वहां पे रहने वाले लोगों ने अपनी सोच समझ के आधार पर इसको बनाया था। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब कि एकदम ऐसा कहा जाए कि एकदम से सीधी सीधी सड़कें होती थी, ठीक है, इसे प्लस के आकार में, तो ये समकोण होता है जो 90 डिग्री पे सड़कें एक दूसरे पे काटती। नगर को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया गया था। वर्गाकार का मतलब होता है कि जिसको लंबाई चौड़ाई बराबर हो, वर्गाकार कहा जाता है। ठीक है। चतुर्भुजाकार यानी कि 4 भुजाओं में हो, वो आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। तो इन खंडों में जो नगर था वो विभाजित था। तो इस तरीके से विभाजित होने का पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है कि जो ये सड़कें थी ये समकोण पे काटती थी, तो उसका जो एरिया था वो समकोण के जैसे, यानी कि 4 भुजाओं में भी इसके आसपास का जो एरिया था वो बन जाता होगा। तो कुछ इस तरीके से अनुमान लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। यानी कि जो सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिलती है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी, यानी कि जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि ये इनकी प्रथम सड़क रही होगी या इनका राजपथ रहा होगा, इसीलिए सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क यहाँ पे बनाई गई। सामान्यतः कमरों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार यानी कि इसे बाथरूम कहते हैं, कुएं एवं कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। यानी कि अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो ये आज की जो वर्तमान हमारी सभ्यता है उस सभ्यता से एकदम पूरी तरीके से मेल खाती हुई देखने को मिलती है। सामान्यतः मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। मुख्य सड़क का मतलब कि जो हमारी मेन रोड होती थी, हाईवेज जिसे हम कह सकते हैं आज के टाइम पे समझने के लिए, तो जो हमारी मेन रोड होती थी उस मेन रोड पे डायरेक्ट घर के दरवाजे नहीं खुलते थे। जैसे मेन रास्ता है तो इससे एक जैसे होता है ना कि एक छोटा सा रास्ता, पतला रास्ता निकाल दिया गया, तो मेन रास्ते पे ना खुल करके जो ये पतले रास्ते होते थे उन्हीं रास्तों पे ये घर के जो दरवाजे होते थे वो खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है, जबकि अन्य स्थलों में ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये दो जगह पे ईंटें जो थी वो पकाई गई थी, जबकि अन्य जो हम स्थल देखने को हमको मिलता है वहां पे जो ईंटें थी वो कच्ची थी। मात्र कालीबंगा जो है या कालीबंगन जो है वहां पे अलंकृत यानी कि सजाई हुई ईंटें देखने को मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ कहाँ पे कच्ची ईंटें लगाई गई, कहाँ पक्की ईंटें लगाई गई और कहाँ पे सजाई हुई ईंटें लगाई गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको देखने को, लंबाई होती थी और 2 इंच इसकी चौड़ाई होती थी, और जो ऊंचाई होती थी वो 1 इंच की होती थी, यानी कि 10 इंच, 5 इंच और 2.5 इंच इस आकार में इनके ईंटों का अनुपात होता था। अब प्रमुख नगरों की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला नगर हड़प्पा ही है। तो हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त यानी कि विभाजित था, जिसमें पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र तथा पूर्व में निचला शहर था। यानी कि कुछ इस तरीके से 2 हिस्सों में शहर विभाजित था।
और उन दो हिस्सों में पहले हिस्से की बात की जाती है, यानी कि पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था और पूर्व में निचला शहर था। इधर हमको देखने को मिलता है, हाँ इधर दुर्ग या टीले के टाइप में दिखाई देता है, और इधर निचला शहर। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो दुर्ग क्षेत्र है, यहाँ पे जो बड़े लोग थे समाज के वो रहते होंगे, और ये जो पूरब का निचला शहर है, यहाँ पे जो समाज में सामान्य व्यक्ति रहते थे, जैसे किसान, मजदूर या अन्य जो कार्मिक थे, वो सभी लोग रहते होंगे। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो दुर्ग है, इससे बाहर की तरफ में, उत्तर की तरफ में देखते हैं कुछ इस एरिया में, तो यहाँ पे कुछ अवशेष मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिलता है कि मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती, जिसमें कि कुल 15 मकान देखने को मिलते हैं। और इसी के पास में 16 भट्टियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। तो कंडा का मतलब कि जो उपली होती है उसे ही कहा जाता है। और पुरातत्वविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है, यानी कि ये जो एरिया है इसे कहते हैं, हाँ यहाँ पे तांबा गलाया जाता होगा।